हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग के लिए लेकर आया है 30 से 40 वीवीआई क्वेश्चन 2 नंबर का। 2 नंबर का केमिस्ट्री में आपका 20 में 10 बढ़ाना होता है। यहाँ 40 क्वेश्चन लगभग हम लेकर आए हैं पूरे केमिस्ट्री का, जो काफी शानदार और काफी सटीक है। बस आप लोग अपना कॉपी कलम को साथ में लेकर बैठ जाएं और हमारे साथ आंसर का रिप्ले देते रहें। जो नहीं बनेगा वो कमेंट में बोलिएगा, सर ये समझ में नहीं आया, इसको फिर से व्याख्या करें। लगभग वो 30 से 40 क्वेश्चन आज सोल्व करने वाले हैं 2 नंबर वाले। इससे बाहर से कुछ नहीं रहेगा, ये मेरा गारंटी आपसे है। इसका पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। बस ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट कीजिए, और जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी रिवीजन हो सके। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। ये पहला क्वेश्चन क्या है? आदर्श और अनादर्श घोल या विलयन क्या है? आदर्श है, कमेंट में बस आपको लिखना है यस नो। जानते हैं तो यस सर जानते हैं, नो तो नहीं जानते हैं। समझ गए तो हाँ सर समझ गए, इतना कमेंट करना है। यस नो, हाँ समझ गए सर, इसे मुझे पता आंसर है, इतना बस आपको बोलना है। तो आदर्श विलयन आपको पता हो क्या लिखिएगा, ये सब 2 नंबर का पूछता है। आदर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट का नियम का पालन करता है। वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, वह आदर्श विलयन है। अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, वह अनादर्श विलयन कहलाता है। एनी प्रॉब्लम? आदर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलयन वैसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पे मेरे तरफ से आपको एक आंसर और बताना है। मोलरता और मोललता का परिभाषित करना है। और दोनों में अंतर क्या? जल्दी फास्ट कमेंट में जानते हैं तो यस सर, नहीं जानते नो सर। ध्यान से सुनते रहिए, आज काफी वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं सर, कोई इधर उधर नहीं जाना है। बस ध्यान से 1 घंटा आपको सुनना है, और ज्यादा तेज बनने की भी कोशिश नहीं कीजिए। हमेशा आपको बोलते दुनिया में जीना है शान से, तो दूसरे का बड़ाई अपना बुराई कीजिए, तो समाज में अच्छे ढंग से रह सकते हैं। अपना बड़ाई कौन गधा करता है? हमेशा आपको बोलते अपना बुराई दूसरे का बड़ाई करना सीखिए, तो परफेक्ट लाइफ जीने सीख जाइएगा। मोलरता को लिखते हम लोग बड़ी एम से। मोलरता क्या था? मोलरता था 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। मोलरता क्या था? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। ये 1 लीटर बिलियन में, ये क्या था? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या। और एक मोलरता आपका ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़े, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 करा समप्रासरी घोल या विलयन किसे कहते हैं? जल्दी फास्ट कमेंट में यस या नो या परिभाषा लिख सकते हैं। समप्रासरी घोल या समप्रासरी विलयन क्या है? जल्दी देखिए, इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? सटीक लिखना है बस 2 से 3 लाइन में, और राइटिंग बैठाकर अच्छी तरह से। समप्रासरी वैसा वैसा 2 विलयन जिसका प्राशन दाब समान हो। वैसा विलयन जिसका प्राशन दाब क्या हो? समान हो, समप्रासरी विलयन कहलाता है। आप पढ़े थे विलयन में एक अनुसंग गुणधर्म था प्राशन दाब। वैसा दाब जो विलायक के अणुओं को प्रवाहित होने से रोकता है, प्राशन दाब कहलाता है। समप्रासरी विलयन वैसा 2 विलयन जिसका प्राशन दाब क्या हो? एक समान। अब मेरे तरफ से एक क्वेश्चन का आंसर और देना है। वान हॉफ गुणांक क्या है? वान हॉफ गुणांक, जल्दी फास्ट। और नमक का वान टॉप गुणांक कितना होगा? जल्दी फास्ट कमेंट में वान टॉप गुणांक क्या है और नमक का वान टॉप गुणांक कितना होगा? देखिए कह रहा वान टॉप गुणांक, काफी ये भी आपका 2 नंबर का पूछता है। तो वान टॉप गुणांक वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहते हैं। मतलब बोलिए क्या?
टूटने के बाद मोलों की संख्या और टूटने के पहले मोलों की संख्या के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहते हैं। जैसे देखिए नमक है, तो नमक 1 मोल है, ये कैसे टूटेगा? Na प्लस Cl माइनस, इसका वान टॉप गुणांक क्या होगा? क्या पढ़े थे? वियोजन के पश्चात टूटने के बाद मोलों की संख्या। नमक 1 मोल था, टूटा 1 2 आयन में टूटा है, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या 2 हो गया। अब पहले क्या था? 1 मोल, तो वान टॉप गुना कितना हो गया? 2। वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या और वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या के अनुपात को वान टॉप गुणांक कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कारण निम्न में संरचना सूत्र लिखे और यूपीएससी नाम बताए। लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल दिया हुआ, जल्दी फास्ट कमेंट में लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक। लैक्टिक अम्ल जो आपका दही में पाया जाता है। देखिए लैक्टिक अम्ल का आपको लिखना है सूत्र और उसका यूपीएससी नामांकन, जल्दी फास्ट कमेंट में। देखिए लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH COOH, CH3CH COOH, ये आपका है लैक्टिक अम्ल। एक होता है टार्ट्रिक अम्ल, ये होता है, ये आपको देखिए टार्ट्रिक अम्ल। ये है आपका टार्ट्रिक अम्ल। जल्दी कमेंट में फास्ट दोनों का यूपीएससी नाम बताइए, जल्दी फास्ट। लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल का हम फॉर्मूला लिख दिए हैं, आपको यूपीएससी नाम जल्दी कमेंट में लिखना है, जल्दी फास्ट। देखिए लैक्टिक अम्ल का हम लोग यूपीएससी नाम लिख सकते हैं। देखिए गिनती जैसे 1 2 3 आपको होता है वैसा क्रियाशील समूह जिसका पहला परमाणु कार्बन हो, गिनती कार्बन से शुरू करेंगे। ये देखिए मिल गया एक हाइड्रोक्सी, एक शाखा, इसको हम लोग OH इसको बोलेंगे, इसको एल्कोहल, इसको हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा प्रायोरिटी, ज्यादा वैल्यू है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो लिखेंगे 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी 1 2 3 को प्रोपेन प्लस वही प्रोपेनोइक अम्ल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। तो टार्ट्रिक अम्ल है, इसका ही पूछा, संरचना लिख दी है, 2 क्रियाशील समूह अम्ल का है और 2 एल्कोहल का है। इसका गिनती शुरू करेंगे वैसे क्रियाशील समूह के पास से जहां से कार्बन स्टार्ट होता हो, 1 2 3 4, ये 2 को हाइड्रोक्साइड मिल गया है, तो 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी, और 1 2 3 4, 4 को बोलते हैं ब्यूटेन, ब्यूटेन 1,4, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल। ध्यान से ऐसा देखिए लैक्टिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल का सूत्र और उसका यूपीएससी नामांकन, ये आपका जनरली पूछा करता है। एक और आपसे पूछता है ऑक्जेलिक अम्ल का। ऑक्जेलिक अम्ल देखिए ये होता है, आपको हम ट्रिक बताए थे, ओ माई सन गो एंड प्ले, ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा ऑक्जेलिक अम्ल का? देखिए तो 1 2 कार्बन है, इथेन, इथेन 1 2 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल ऐसे बोल सकते हैं, या 1 2 इथेन डाइओइक अम्ल, 1 2 इथेन डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र। अगला क्वेश्चन, एनिलीन, एनिलीन दुर्बल भस्म या भस्म को क्षार भी बोलते हैं, क्यों?
एनिलीन दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार है क्यों? जल्दी फास्ट कमेंट में बोलिएगा। एनिलीन दुर्बल भस्म या दुर्बल क्षार है क्यों? आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, सटीक आंसर देना है। एनिलीन, देखिए ऐसा कि आपको पढ़े थे क्षार का परिभाषा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार कहलाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है। दाता समूह क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है और ग्रहणकर्ता समूह अम्ल के प्रबलता को बढ़ाता है। ठीक, एनिलीन में क्या है, नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है। तो क्या लिखिएगा, एनिलीन दुर्बल क्षार है क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन अनुनाद में भाग लेता है, जिसके कारण नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बचता है, अतः यह दुर्बल क्षार है। इसी में एक क्वेश्चन हम और ऐड कर देते हैं। क्या ऐड कर देते हैं? कहेगा मिथाइल एमीन अमोनिया से परवल क्षार है क्यों? मिथाइल एमीन अमोनिया से परवल क्षार है क्यों? जल्दी फास्ट कमेंट में। जल्दी देखिए, आपको बताएं क्षार इलेक्ट्रॉन दाता समूह क्षार होता है, एनिलीन में होता है एल्काइल समूह, एल्काइल समूह होता है दाता समूह, जिस पर होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो क्या आंसर में लिखिएगा, एनिलीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्योंकि मिथाइल एमीन अमोनिया से प्रबल क्षार है क्योंकि मिथाइल एमीन में दाता समूह उपस्थित है जो क्षार के प्रबलता को बढ़ाता है। मिथाइल समूह क्या होता है? दाता समूह, इसमें धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। तो मिथाइल एमीन या एमीन प्रबल क्षार होता है अमोनिया के तुलना में, क्योंकि मिथाइल एमीन या कोई भी एमीन में दाता समूह उपस्थित होता है, तो धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 करा, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक का क्या है और एक एक उदाहरण दे। जल्दी फास्ट कमेंट में, समांगी और विषमांगी उत्प्रेरक क्या है, एक एक उदाहरण देना है। समांगी उत्प्रेरक जब अभिकर्मक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो, तीनों एक ही अवस्था में हो, तो वह समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जब अभिकर्मक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो वह समांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे आप पढ़े होंगे समांगी में क्या, कोई सल्फर है मान लो गैस अवस्था में, इसको ऑक्सीजन से विक्रिया कराएं जो भी गैस अवस्था में है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड जो भी क्या है गैस अवस्था में है। देखिए, अभिकर्मक है गैस अवस्था में, उत्प्रेरक है गैस अवस्था में, उत्पाद है गैस अवस्था में। तो कैसा होगा, समांगी उत्प्रेरक। जब अभिकर्मक उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों एक ही अवस्था में हो तो क्या होता है, समांगी उत्प्रेरक। अगला है विषमांगी। विषमांगी में क्या लिखेंगे, जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो, जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक दोनों अलग अलग अवस्था में हो, इसे विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे आप नाम सुनेगा अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से, बहुत ही फेमस है, अमोनिया का निर्माण हैबर विधि से। इसमें क्या बनता है आपका, अमोनिया बनता है, अमोनिया गैस। जब डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में लोहा क्या है, ठोस है, लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है। देखिए, अभिकर्मक है गैस अवस्था में, उत्पाद है गैस अवस्था में, लेकिन उत्प्रेरक है ठोस अवस्था में।
तो ये हो गया आपका कैसा एग्जाम्पल, विषमांगी उत्प्रेरक। जब अभिकर्मक और उत्प्रेरक अलग अलग अवस्था में हो तो यह विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। अब मेरे तरफ से आपको एक परिभाषा और पूछते हैं, पायस या इमल्सन क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में, पायस या इमल्सन क्या है? जल्दी, पायस या इमल्सन क्या है, इसका उदाहरण देना है। पायस या इमल्सन, देखिए पायस या इमल्सन का परिभाषा क्या लिखेगा? देखिए जब ध्यान सुनिएगा, जब आपको पढ़े ये एक प्रकार का कोलाइड है। क्या है? कोलाइड। तो कोलाइड में क्या होता है? परिक्षिप्त प्रावस्था एक परिक्षेपण माध्यम होता है। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। ध्यान सुनिएगा, तो इमल्सन या पायस क्या बोलिएगा? जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो। ध्यान से बुझिए, पायस या इमल्सन क्या है? जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में हो तो इस प्रकार का कोलाइड पायस या इमल्सन कहलाता है। पायस या इमल्सन, इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है दूध और मक्खन। दूध और मक्खन एक ऐसा कोलाइड है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों आपका द्रव होता है। कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बस ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बस लिखना हमको है। छठा क्वेश्चन कह रहा एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता है? एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, जल्दी। देखिए, तो एल्युमिनियम के निष्कर्षण जो अंतिम स्टेप क्या था? विद्युत विच्छेदन विधि। तो एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की क्या उपयोगिता है? तो ध्यान से लिखिएगा ये। तो क्या बोलेगा? एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन की विशेषता है, इसमें विशेष प्रकार का विलायक मिलाया जाता है। विशेष प्रकार का विलायक मिलाया जाता है जिसमें धातु का अयस्क घुल जाते हैं। धातु का अयस्क आसानी से घुल जाते हैं और अशुद्धियां उसमें नहीं घुल पाती है, जो आसानी से हम लोग अलग कर लेते हैं। एल्युमिनियम धातु के निष्कर्षण में निक्षालन क्या विशेषता है कि इस विधि में एक विशेष प्रकार का विलायक को मिलाया जाता है जिसमें धातु का अयस्क आसानी से घुल जाते हैं और अशुद्धियां नहीं घुल पाते हैं, जो आसानी से हम अलग कर सकते हैं। ये है धातु के निक्षालन की विधि। और सुनिए, एक क्वेश्चन आपका बार बार हमेशा पूछता हुआ, एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट, काफी डीपली सोल्व करना सर, क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है बोलिएगा? तो आंसर क्या लिखेगा? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट को इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि क्रायोलाइट एल्युमिनियम के चालकता को बढ़ा देता है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम के चालकता को बढ़ाता है और उसके गलनांक को भी कम कर देता है। क्या होता है? पहले चालकता को बढ़ा देगा, और गलनांक क्या करेगा? गलनांक को कम कर देता है। तो एल्युमिनियम, ये भी क्वेश्चन आपको हर जगह मिलता होगा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट को क्यों मिलाया जाता है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम के चालकता को बढ़ा देता है और उसके गलनांक को कम कर देता है। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, निष्ठापन और भर्जन। आपको हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं। निष्ठापन और भर्जन में का परिभाषा। निष्ठापन और भर्जन क्या है, क्या बोला? आप नाम सुनेंगे अयस्क और खनिज का, नाम पढ़ेंगे। सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। तो निष्ठापन का परिभाषा क्या लिखिएगा? जब अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में
वायु के अनुपस्थिति में, जब S को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है यह प्रक्रिया निष्ठापन कहलाता है। अब भर्जन में क्या है, जब S को वायु के उपस्थिति में गर्म किया जाता है यह प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। निष्ठापन भर्जन, निष्ठापन में S को वायु के अनुपस्थिति में, वायु के एब्सेंट में गर्म करते हैं, जबकि भर्जन में S को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। और सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अयस्क वह पदार्थ है या वैसा खनिज है जिससे धातु प्राप्त होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7। एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा होता है, अपेक्षा नहीं अधिक होता है। एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन के तुलना में अधिक होता है, क्यों? जल्दी 5 मिनट में कोई क्या कारण है कि एल्कोहल का क्वथनांक एल्केन या कोई भी हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, क्यों? तो आपको बताया गया था एल्कोहल में पाया जाता है, आंसर क्या लिखिएगा, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन FON, ये 3 को आपको क्या मानता है, हाइड्रोजन बंधन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक एल्केन या हाइड्रोकार्बन की तुलना में ज्यादा होता है। यह आपको लिखना है कि एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक एल्केन से ज्यादा होता है। एक अपने तरफ से एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? जल्दी पास। और आपको बताए थे एल्कोहल और ईथर दोनों का अणु सूत्र समान होता है, संरचना अलग अलग होता है। तो एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है, क्यों? इसमें वही बात है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है। सेम परिभाषा है, एल्कोहल में हाइड्रोजन बंधन पाए जाने के कारण इसका क्वथनांक ईथर से ज्यादा होता है। आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में पढ़ाए थे, क्वथनांक समानुपाती होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जिसका क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। क्वथनांक समानुपाती होता है आणविक द्रव्यमान का, जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, क्वथनांक समानुपाती होता है हाइड्रोजन बंधन का। ये 3 फैक्टर पे आपका क्वथनांक निर्भर करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। केनी-जारो अभिक्रिया क्या है? केनी-जारो अभिक्रिया क्या है? जल्दी फास्ट मिनट में केनी-जारो अभिक्रिया, जल्दी आप 5-6 रिएक्शन फॉलो डील करेंगे, जल्दी फास्ट। केनी-जारो अभिक्रिया, तो आपको पता है कि केनी-जारो अभिक्रिया वैसा एल्डिहाइड देता है, वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और कीटोन केनी-जारो अभिक्रिया नहीं देता है। वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वह केनी-जारो अभिक्रिया देता है। और केनी-जारो अभिक्रिया को स्वयं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया। केनी-जारो अभिक्रिया क्या है? 2 नंबर देखिए आपने भाषा दिया, जब फॉर्मल्डिहाइड को क्षार के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्डिहाइड का एक अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ऑक्सीकृत होता है और एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयन होता है। इसका समीकरण लिख सकते हैं, ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये वैसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक समूह ऑक्सीकृत होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन में, C+O कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयन में, और एक अणु
एल्कोहल में अपचयन होगा, एल्कोहल में अपचयन होगा। किलिंजारो क्रिया क्या है? वैसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, जब उसे क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है तो एल्डिहाइड का एक समूह, एल्डिहाइड का एक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में अपचयित होता है और दूसरा अणु एल्कोहल में अपचयन होता है। किलिंजारो अभिक्रिया काफी फेवरेट और काफी इसका ऑब्जेक्टिव पूछता है इनमें से कौन किलिंजारो अभिक्रिया देता है और कौन नहीं देता है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपके लिए, एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? जल्दी फास्ट मिनट में ये क्वेश्चन एक आपके लिए हम दे रहे हैं। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या है? आपको पता है तो हिंट कर देते, देखिए कि वैसा एल्डिहाइड और कीटोन, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन हो, वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। इस अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड या दो कीटोन को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है। इसे स्वयं संघनन अभिक्रिया भी कहा जाता है, स्वयं संघनन अभिक्रिया। फिर से बात सुनिएगा, वैसा एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो वह एल्डोल संघनन अभिक्रिया देता है। और एल्डोल संघनन अभिक्रिया में दो एल्डिहाइड या कीटोन को आपस में अभिक्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में। तो अल्फा तो पढ़ेंगे अंतिम क्या? अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होता है। ये आपको अच्छी तरह से लिखना है एल्डोल संघनन क्या है। यहाँ पे दो रिएक्शन हम अपने तरफ से दे रहे हैं जो एक मिनट अगला फंसा हुआ है तो माफी चाहते हैं। देखिए आपको अपने तरफ, देखिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चन हम अपने तरफ से आपको दे रहे हैं जिससे में नाइट्रेशन अभिक्रिया क्या है? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन अभिक्रिया क्या है? एक फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? नाइट्रेशन अभिक्रिया और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है? नाइट्रेशन और ये भी आपका काफी बार पूछ चुका है, नाइट्रेशन और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। तो नाइट्रेशन अभिक्रिया में क्या करते हैं? बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है जो बेंजीन की ओर आकर्षित करता है। और हमको पता है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। तो पूछेगा नाइट्रेशन अभिक्रिया क्या है, तो बोलेगा इस अभिक्रिया में बेंजीन को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है तो NO2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स नहीं बनता है, तो जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन्स नहीं को बेंजीन अपनी ओर आकर्षित करता है और नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। एक आपका है फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए फ्रेडल क्राफ्ट, तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपका दो तरह का होता है। फ्रेडल क्राफ्ट एक होता है पहला एल्काइलेशन, एल्काइलेशन इसमें क्या होता है? एल्काइलेशन में बेंजीन को एल्काइल हैलाइड, बेंजीन को एल्काइल हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल के उपस्थिति में, तो टोल्यूइन या एल्काइल बेंजीन, यहां मिथाइल लिए है, अगर लेते हैं हम यहाँ एल्काइल तो एल्काइल बेंजीन या मिथाइल बेंजीन का निर्माण होता है। तो फ्रेडल क्राफ्ट में दो रिएक्शन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या करते हैं? एसिड हैलाइड से, एसिड हैलाइड से तो कीटोन का निर्माण होता है। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड कुछ भी ले सकते हैं, और एसाइलेशन में एसिड हैलाइड से अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल के उपस्थिति में, लुईस अम्ल के उपस्थिति में। तो फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया दो तरह का है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन।
एल्काइलेशन में बेंजीन को एल्काइल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल के उपस्थिति में, जबकि एसाइलेशन में बेंजीन को एसिड हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं लुईस अम्ल के उपस्थिति में। और देखिए फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सीमाएं होती है, ध्यान सुनिएगा। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सीमाएं क्या है? जब बेंजीन पर प्रबल ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित हो, जब बेंजीन पर प्रबल ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित हो तो वह फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है। NO2 ये था आपका प्रबल ग्रहणकर्ता समूह, प्रबल ग्रहणकर्ता समूह। जब बेंजीन पर प्रबल ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित हो तो आप फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि प्रबल ग्रहणकर्ता समूह बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने का कार्य करता है, जिसके कारण बेंजीन के पास खुद इलेक्ट्रॉन का कमी आ जाता है, जिसके कारण बेंजीन इलेक्ट्रॉन से नहीं से अभिक्रिया नहीं कर पाता है। फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया की सीमाएं क्या है? जब बेंजीन पर प्रबल ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित हो तो वह इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रिया नहीं देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेही के पास इलेक्ट्रॉन का कमी है, बेंजीन उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और बेंजीन पहले से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह उपस्थित हो तो बेंजीन का अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही के प्रति घट जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? जल्दी फास्ट कमेंट में कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? जल्दी, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? देखिए ये भी आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है? कार्बिल एमीन तो क्या लिखेगा? जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है क्षार की उपस्थिति में तो कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है, जिसे कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया सिर्फ आपका प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीय और तृतीय एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेद रचो है आपका, मेद रचक अभिक्रिया डाइजोनियम अभिक्रिया क्या है? डाइजोनियम लवण, डाइजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है? या सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है? सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है? सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है? डाइजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, डाइजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है या सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है? तो देखिए सेंडेमायर अभिक्रिया क्या है? जब प्राथमिक एमीन को, एनिलीन है, जब प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्राइट और सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है, डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। डाइजोनियम लवण का निर्माण होता है। और डाइजोनियम लवण एक ऐसा यौगिक है जो आपका अधिकांश उत्पाद देता है। अगर इसको करा दीजिएगा जल से अभिक्रिया, क्या दे देगा? फिनॉल। क्या दे देगा? ये दे देगा फिनॉल। अगर इसको करा दीजिएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल से, हाइपोफॉस्फोरिक H3PO3 से, फास्फोरिक अम्ल से, तो क्या दे देगा? आपका बेंजीन। काफी वीवीआई रिएक्शन है सेंडेमायर या डाइजोनियम अभिक्रिया। अच्छी तरह से देखते जाइए और कॉपी में नोट भी करते जाइए, उतना उबना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, बहुत छोड़ रहे हैं। सर धैर्य और पैसेंस रखिए। 1 से 2 घंटा आपको वीडियो, जब 1 से 2 घंटा वीडियो नहीं देख पाते अच्छी तरह से, क्या आर्मी या क्या फौजी बनोगे और क्या डॉक्टर बनोगे सर? और दिन रात एक जैसा रहना पड़ेगा। देखिए हमारे कोरोना काल में जितने हमारे डॉक्टर साहब थे सब दिन रात एक पैर पे खड़े थे, जिस बार हमारे सभी आर्मी के जवान बॉर्डर पे खड़े होते हैं। आपसे बोले जिद्दी बनिए और डटे रहिए, आपके जब तक ये क्लास खत्म ना हो मैराथन का तब तक डटे रहेंगे। तो क्योंकि बिना मेहनत किए हुए
कुछ मिलता नहीं है सर। बहुत सारे स्टूडेंट आ रहे जा रहे हैं, ये सर बहानेबाजी हुआ, कुछ नहीं मिलने वाला है। जल्दी फास्ट। अगला क्वेश्चन क्रिया विधि में समझाएं कि फिनोल का जो OH समूह है ऑर्थो और पैरा स्थान, देखिए आपका ये फिनोल है, ये दाता समूह था। दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थान पर क्यों आकर्षित करता है? दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थान पर क्यों आकर्षित करता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, एक ऑर्थो एक पैरा, जल्दी फास्ट। आपको हम बताए थे फिनोल का जो फिनोक्साइड होता है वो अनुनाद में भाग लेता है, और अनुनाद में भाग लेने के कारण ऑर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ जाता है। फिनोल एक दाता समूह है जो बेंजीन पर अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थान पर इलेक्ट्रॉन के घनत्व को बढ़ा देता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं दाता समूह उपस्थित होने के कारण बेंजीन के ऑर्थो और पैरा स्थान पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। और बेंजीन में ऑर्थो और पैरा स्थान ही अनुनाद में भाग लेता है, मेटा स्थान अनुनाद में भाग नहीं लेता है। जो स्थान अनुनाद में भाग लेगा वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। दाता समूह इलेक्ट्रॉन स्नेही को ऑर्थो और पैरा स्थान पर ही आकर्षित करता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या है? ज्यादा है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देखिए, नाइट्रोबेंजीन, जल्दी फाइंड, नाइट्रोबेंजीन मिथाइल बेंजीन से ज्यादा अम्लीय है क्यों? नाइट्रोबेंजीन मिथाइल बेंजीन से ज्यादा अम्लीय है क्यों? जल्दी फास्ट कमेंट में, बहुत बार पूछ चुका है सर, जल्दी। नाइट्रोबेंजीन मिथाइल बेंजीन से ज्यादा अम्लीय है क्यों? जल्दी फास्ट। देखिए आपको हम बताए थे अम्ल का परिभाषा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता समूह अम्ल कहलाता है। और नाइट्रोबेंजीन में NO2 एक ग्रहण करता समूह है, ग्रहण करता। देखिए एल्काइल समूह क्या होता है? दाता समूह। तो इसका आंसर क्या लिखेगा? नाइट्रोबेंजीन प्रबल अम्ल है मिथाइल बेंजीन की तुलना में, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित है जो अम्ल के प्रबलता को बढ़ा देता है। नाइट्रोबेंजीन में ग्रहणकर्ता समूह उपस्थित है जो अम्ल के प्रबलता को बढ़ा देता है। और आपको बताए थे NO2 क्या होता है? ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है? एक एक उदाहरण दे, जल्दी फास्ट कमेंट में। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है? एक एक उदाहरण दे, ध्यान पूर्वक देखिए। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटय क्या है? देखिए प्रबल विद्युत अपघटय वैसा विद्युत अपघटय जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटय कहलाता है। और दुर्बल विद्युत अपघटय जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयन में नहीं टूटते हैं, वह दुर्बल विद्युत अपघटय कहलाता है। प्रबल विद्युत अपघटय में आपका आएगा परबल अम्ल, जितना भी परबल क्षार है, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, परबल क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और सभी लवण जैसे में NaCl। तो परबल विद्युत अपघटय जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयन में टूट जाते हैं। एग्जाम्पल, एक दुर्बल विद्युत अपघटय जो जलीय विलयन में पूरी तरह से आयन में नहीं टूटते हैं, जैसे में आपका आ जाएगा यहाँ पे दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल और क्षार, दुर्बल अम्ल और क्षार। जैसे में एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल। दुर्बल क्षार में आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड आता है, दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एनी प्रॉब्लम? प्रबल विद्युत अपघटय और दुर्बल विद्युत अपघटय, ध्यान से जाइएगा। अगला क्वेश्चन,
बस 18 क्वेश्चन बचा है। यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन देते हैं अपने तरफ से। एक है मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जिसका फॉर्मूला है आपको ई सेल क्या था, कैथोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस एनोड का माइनस इलेक्ट्रोड विभव। जल्दी फास्ट, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, यह भी परिभाषा आपका कई बार पूछ चुका है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, ठीक है। मानक इलेक्ट्रोड विभव, जब जब वैद्युत अपघटय विलयन का, जब वैद्युत अपघटय विलयन का सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो और तापमान 25 डिग्री सेल्सियस हो, तो इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जिसका सूत्र होता है कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव, कैथोड का विभव माइनस एनोड का विभव। यहाँ पे एक क्वेश्चन और देते हैं अपने तरफ से, मोलर चालकता क्या है, जल्दी फास्ट, मोलर चालकता क्या है, कप्पा एम, मोलर चालकता क्या है। तो मोलर चालकता 1 मोल वैद्युत अपघटय द्वारा, 1 मोल वैद्युत अपघटय द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, और मोलर चालकता आपके आयतन के समानुपाती होता है और सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मोलर चालकता। यहाँ पे एक और पूछते हैं आपसे, एक आपके लिए होमवर्क है, जल्दी कॉपी नोट कीजिएगा। कोलराउस का नियम क्या है, जल्दी फास्ट, कोलराउस का नियम और फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। 2 क्वेश्चन जल्दी को भी नोट कीजिए, कोलराउस का नियम क्या है, अब फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, जिसमें 2 नियम पढ़े होंगे। फैराडे का प्रथम नियम क्या था, इलेक्ट्रोड पर जमा किसी पदार्थ का मात्रा वैद्युत आवेश के समानुपाती होता है। तो एक हम बता चुके हैं, 2 होमवर्क आपके लिए है, कोलराउस का नियम, फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम लिखें। जल्दी कमेंट में फास्ट, जैसे वीडियो खत्म होगा आपको अंतिम में कमेंट में बताना है कोलराउस का नियम और फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। जल्दी कॉपी में, बस 5-6 क्वेश्चन और बचा है, जल्दी कीजिए। अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं, जल्दी फास्ट, एवरेज और इंस्टेंट, एवरेज और इंस्टेंट, अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं। जल्दी कमेंट में इसका फॉर्मूला को कमेंट में जल्दी कीजिए, अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग से क्या समझते हैं। देखिए अभिक्रिया का औसत वेग, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। एक तात्क्षणिक वेग क्या, देखिए क्या होता है तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होता है ये भी होता है आपका सांद्रता में परिवर्तन बटे समय, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय। ये दोनों में अंतर क्या है, बोलेगा अभिक्रिया का औसत वेग पूरे अभिक्रिया में होने वाले सांद्रता में परिवर्तन के दर को औसत वेग कहते हैं, पूरे अभिक्रिया में होने वाले सांद्रता में परिवर्तन के दर को औसत वेग कहते हैं। जबकि अभिक्रिया के एक निश्चित समय में सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को तात्क्षणिक वेग या इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। देखो आप पढ़ेंगे फिक्स में, एगो एवरेज वेलोसिटी, एगो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एगो पढ़े पूरे समय के दौरान वो किसी एक निश्चित बिंदु पे, जो किसी एक निश्चित बिंदु पे निकाला जाता है उसको बोलते हैं तात्क्षणिक, और जो पूरे अभिक्रिया के दौरान होता है उसे कहते हैं अभिक्रिया का औसत वेग। देखिए फॉर्मूला, औसत में बड़ा वाला डेल्टा देंगे, डेल्टा, और तात्क्षणिक में क्या देंगे, डी देंगे, डी में भी परिवर्तन होता है लेकिन किसी एक बिंदु पे है, ये पूरे अभिक्रिया के दौरान। कॉपी में अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, आपसे आशा है इस बार 400 प्लस जो रिकॉर्ड 450 नंबर का जो रिपोर्ट था उसको आपको तोड़ना है। बस राइटिंग पे भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, हमारा डिजिटल बोर्ड है या उसे उतना अच्छी तरह से हमसे लिखा नहीं पाता है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है,
लेकिन आप लोग एग्जाम में राइटिंग पे भी फोकस कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे मेरे तरफ से 2 क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता क्या है। जल्दी फास्ट कमेंट में, अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता क्या है, जल्दी फास्ट। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि आपको हम बताए थे वेग नियम में सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अरे ना वेग नियम में मान ली के है, ए और बी है, तो वेग नियम में सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या इस अभिक्रिया की कोटि क्या हुआ, घातांक कितना है इसका, 1 है घातांक, इसका घातांक कितना है 1, 1 1 2। तो वेग नियम में सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। जबकि आणविकता था रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकर्मक की संख्या या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का योग अभिक्रिया की आणविकता कहलाता है। आगे बढ़े जल्दी फास्ट। साबुन की शोधन क्रियाविधि का व्याख्या करें, जल्दी फास्ट। साबुन की शोधन क्रियाविधि का व्याख्या करें, जल्दी कमेंट में। C17 H35 COONA साबुन का सूत्र है। तो साबुन की शोधन क्रिया का व्याख्या करें, जल्दी कमेंट में। देखिए साबुन की शोधन क्रिया का व्याख्या करें, ये 2 नंबर का पूछा हुआ। देखिए ये साबुन एक लवण है, साबुन आयनीय होता है, इसमें 2 हिस्सा होता है। जो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा है ये होता है ओ ध्रुवीय, ये हिस्सा आपका होता है ध्रुवीय। साबुन में 2 हिस्सा है, एक ओ ध्रुवीय और एक ध्रुवीय। ओ ध्रुवीय आपका ग्रीस या तेल में घुल जाता है, उससे अभिक्रिया करता है। जबकि जो ध्रुवीय हिस्सा है या जल से अभिक्रिया कर या जल में मिलकर जल में अभिक्रिया कर या मिसेल का निर्माण करता है। मिसेल या बोलते सहचारी कोलाइड कहते हैं। तो कहा साबुन की शोधन क्रिया विधि का व्याख्या लिखिए क्या, साबुन एक आयनीय होते हैं जिसमें 2 हिस्से पाए जाते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अध्रुवीय अशुद्धि से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जो ध्रुवीय हिस्सा है वह जल के अणु के साथ मिलकर मिसेल का निर्माण करता है। लिख लीजिएगा ध्रुवीय और ध्रुवीय के बारे में, साबुन का सूत्र भी लिख दिए हैं। तो कॉपी में अच्छी तरह से नोट करते भी जाइए, आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपके लिए काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। और अभी देखिए वीडियो आपका बहुत सारा बनाना भी है, जब इसे इतना मेहनत हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। जल्दी फास्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से ऐड करते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन क्या देते हैं, रुक जाइए। तो यहाँ पे आपको हम एक क्वेश्चन अपने देते हैं, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखना आपको। अपमार्जक, ये आपको यहाँ एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है। साबुन और, इसमें सल्फेट था इसमें लवण था, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये आपको लिखकर कॉपी में अच्छी तरह से रखना है। साबुन और अपमार्जक में अंतर कॉपी में नोट कीजिए। साबुन और अपमार्जक हमको होमवर्क मिला है, एक होमवर्क पहले मिला था कोलराउस का नियम, एक मिला क्या साबुन और अपमार्जक में अंतर। आइए अगला क्वेश्चन। डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिक का नाम लिखे, जल्दी फास्ट कमेंट में। जल्दी 5-6 क्वेश्चन हो, चाहे 5 क्वेश्चन और। डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त यौगिक का नाम लिखे। देखिए जब डीएनए का पूर्ण जल अपघटन कराइएगा तो पेंटोज शुगर मिलेगा और फास्फोरिक अम्ल मिलेगा और नाइट्रोजन युक्त क्षार मिलता है, और नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन ग्वानिन।
तो डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन क्षार मिलता है। नाइट्रोजन क्षार ये आपके डीएनए के पूर्ण जल अपघटन से प्राप्त होता है। यहां पे एक क्वेश्चन हम अपने तरफ से देते हैं, डीएनए और आरएनए में अंतर, डीएनए और आरएनए में अंतर। तो 2-3 अंतर आप लिख सकते हैं। डीएनए के लिए डीऑक्सी, ये होता है डीऑक्सीराइबोज, ये होता है आपका डीऑक्सीराइबोज। आरएनए क्या होता है? ये सिंपल राइबोज होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है, डीऑक्सी, ये राइबोज होता है। और क्या लिखिएगा? डीएनए में डबल स्ट्रैंड होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। आरएनए में क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड। डीएनए क्या होता है? देखिए आपका ये ऐसा होता है, इस तरह का डबल स्ट्रैंड। आरएनए क्या होता है? आपका सिंगल स्ट्रैंड होता है। एक आंसर और लिख सकते हैं, डीएनए में पाया जाता है आपका थायमीन, डीएनए में आपका पाया जाता है क्या? थायमीन। जबकि आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। ये अंतर आप लिख सकते हैं। एक आध दो अंतर आप अपने तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए में अंतर, डीऑक्सीराइबोज वो राइबोज है। डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड है, जिसमें नाइट्रोजन क्षार बंधे होते हैं। एडेनिन ग्वानिन से, एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड, एडेनिन थायमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से। आरएनए में क्या होता है? एडेनिन यूरेसिल से, ग्वानिन साइटोसिन से। ये अंतर लिख सकते हैं। कॉपी में अच्छी तरह से नोट भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन, डाइक्रोमेट आयन का संरचना लिखें। जल्दी फास्ट कमेंट में, डाइक्रोमेट आयन K2Cr2O7 2-। डाइक्रोमेट आयन का संरचना लिखें। जल्दी कमेंट में सर, जल्दी फास्ट। आप लोग अपने में कमेंट बाजी मत कीजिए, आंसर पर कमेंट कीजिए। डाइक्रोमेट आयन का संरचना, तो आपको अणु का संरचना बनाने का काफी धांसू ट्रिक बताया था। कीजिए, केंद्रीय परमाणु और किनारे का परमाणु, दुनिया में कोई भी अणु हो तुम किसी का भी संरचना बना सकते हैं। ये ट्रिक आपको हम लिखाए थे लुईस संरचना का, लुईस संरचना। यानी क्या? डाइक्रोमेट आयन है, 2 क्रोमियम है, 1 क्रोमियम, 1 क्रोमियम। ऑक्सीजन 7 गो है, 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए, 3 ऑक्सीजन इसको दे दिए, कोई दिक्कत? 1 ऑक्सीजन बच गया। तो अगर इसको देते हैं तो 4 हो जाता है, इसको देंगे इसके बाद 4, इसके बाद 3 हो जाएगा। क्या करना है? इसको बीच में दे दीजिए, बीच में 3 इसके पास, 3 ऑक्सीजन इसके पास, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अरे 2 माइनस है, 1 माइनस इस पे, 1 माइनस इस पे, बाकी सबको डबल बॉन्ड कर दीजिए। ऑक्सीजन कितना आता है? डबल बॉन्ड। ये आपका हो गया डाइक्रोमेट आयन का संरचना। 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 7 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन इसके पास, 3 ऑक्सीजन इसके पास है। माइनस, और आपको ट्रिक मत, ये तो हम शॉर्टकट हमारे ट्रिक बनाते हैं। ऋण आवेश हमेशा किनारे के परमाणु पे आता है और धन आवेश हमेशा केंद्रीय परमाणु पे आता है। 3 3 6 1 7। ऑक्सीजन में आता है डबल बॉन्ड, लेकिन 2 माइनस है, जिस ऑक्सीजन पर माइनस देंगे वहां सिंगल बॉन्ड देंगे, बाकी सब पे क्या देंगे? डबल बॉन्ड देंगे। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, इसमें आपको एक क्वेश्चन देते हैं क्या? डी ब्लॉक का ही एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आपका जो हमेशा पूछता होगा, डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी फास्ट कमेंट में, डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जल्दी कमेंट बताइए फास्ट, बस 3-4 क्वेश्चन और बचा हुआ, जल्दी कीजिए।
डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आपको हम बताए थे n-1 डी पर 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन, एस पर 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ये था आपका डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे बढ़िए जल्दी फास्ट। जल्दी अगला क्वेश्चन। दो बाइडेंट लिगांड, जिसको बोलते हैं द्विदंतुर लिगांड, द्विदंतुर लिगांड। तो दो दंतुर लिगांड का नाम लिखिए जल्दी फास्ट कमेंट में। दो बाइडेंट, बाइडेंट में क्या, बाय मैंने दो, बाय में क्या था दो, डेंटेन में दाता परमाणु। तो वैसे लिगांड का नाम लिखना है जिसमें दो दाता परमाणु हो। जल्दी फास्ट कमेंट में जल्दी। जल्दी देखिए, द्विदंतु लिगांड आपका ईएन आता था, ईएन और ऑक्जिलेट, ईएन और ऑक्जिलेट आ रहा है। ईएन क्या था, इथेन 1,2 डाइमीन, इथेन 1,2 डाइमीन लिख लीजिएगा। ऑक्जिलेट आयन C2O42 माइनस ऑक्जिलेट, ये दोनों आपका द्विदंतुर लिगांड था जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित है। जब पढ़े होंगे ईएन था एक उदासीन लिगांड था, जबकि ऑक्जिलेट एक ऋणात्मक लिगांड था। ईएन था उदासीन, ऑक्जिलेट क्या था, एक ऋणात्मक लिगांड था। दो बाइडेंट लिगांड का नाम एक था ईडीटा, ईडीटा दो था षष्ठ दंतुर, षष्ठ दंतुर लिगांड था ईडीटा में 6 दाता परमाणु था ईडीटा में। अगला एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से आपको इसे बताना है प्रभावी परमाणु संख्या। प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, जल्दी फास्ट। प्रभावी परमाणु संख्या जल्दी फास्ट कीजिए। प्रभावी परमाणु संख्या का क्या सूत्र था, परिभाषा क्या होगा। प्रभावी परमाणु संख्या है परमाणु, इसको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, जो था परमाणु संख्या, परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या गुना प्लस 2 गुना उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 गुना उप सहसंयोजन संख्या। ये था प्रभावी परमाणु संख्या का निकालने का सूत्र। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकल दोष क्या है, इसके एक उदाहरण लिखे जल्दी फास्ट। फ्रैंकल दोष क्या, बहुत ही सर ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रैंकल दोष जल्दी फास्ट। फ्रैंकल दोष क्या है, उदाहरण के साथ लिखना है। फ्रैंकल दोष अरे ना, जब लघु आयन धनायन, जब लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर क्रिस्टल जालक के किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो आपका फ्रैंकल दोष का निर्माण होता है। चलिए देखिए क्या था, प्लस माइनस, ये आपका आयनिक ठोस से पाया जाता था। तो फ्रैंकल दोष में क्या था, लघु आयन जो धनायन है, तो लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर किसी अन्य स्थान पर चले आते थे। याद कीजिए, लघु आयन, लघु आयन मतलब क्या, धनायन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर किसी क्रिस्टल जालक के किसी अन्य स्थान पर चले आते थे तो फ्रैंकल दोष का निर्माण होता था। और इस दोष से पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता था, कोई परिवर्तन नहीं होता था। एग्जाम्पल था आपका AgCl, AgBr आदि, जो फ्रैंकल दोष का एग्जाम्पल था। लघु आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर क्रिस्टल जालक के किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं तो फ्रैंकल दोष का निर्माण होता है। इसमें पदार्थ के घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से,
तो जब फ्रैंकल हो ही गया तो शॉर्टकी को क्यों छोड़ोगे? शॉर्टकी दोष जल्दी फास्ट कमेंट में आज का एग्जाम्पल जल्दी। शॉर्टकी दोष जल्दी कीजिए। शॉर्टकी दोष क्या था? शॉर्टकी दोष कमेंट में जल्दी कीजिए। शॉर्टकी दोष आपको हम बताए थे जब बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन, जब बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त हो जाते हैं तो शॉर्टकी दोष का निर्माण होता है। जो आपका पाया था NaCl में, KCl में आदि में, तो AgBr भी था और AgBr में दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों। शॉर्टकी दोष में बराबर संख्या में धनायन और ऋणायन अपने वास्तविक स्थान से लुप्त हो जाते हैं। और देखिए इसमें पदार्थ के घनत्व में कमी आती है। शॉर्टकी दोष होने से पदार्थ के घनत्व में क्या आता है? कमी आता है। अगला क्वेश्चन, बस दो क्वेश्चन आपका और बचा है, जल्दी फास्ट। कारण नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? एक उदाहरण दे, जल्दी फास्ट। आप कमेंट में नेटवर्क ठोस या इसको सहसंयोजी ठोस या इसे अधात्विक ठोस भी कहते थे, आपके एग्जाम्पल को ही कमेंट में लिखें, जल्दी फास्ट। नेटवर्क ठोस जल्दी जल्दी फास्ट। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? देखिए लिखे थे ओ, लिखे क्या लिखना है? नेटवर्क में क्या होता है? जुड़ा हुआ आपस में है, जुड़े रहना। तो अधात्विक परमाणुओं के मध्य, ओ धातु नहीं, ओ धात्विक परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंधन के कारण नेटवर्क ठोस का निर्माण होता है, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट जिसमें आप पढ़े भी थे, हीरा पे होता है sp3 संकरण और ग्रेफाइट पे होता है sp2 संकरण। और ये भी पढ़े थे हीरा विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि हीरा में उपस्थित कार्बन का चारों इलेक्ट्रॉन आपस में बंधे होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है जो धारा का प्रवाह करता है। और क्या पढ़े थे कि नेटवर्क ठोस भंगुर प्रवृत्ति के होते हैं और अति कठोर होते हैं। एक परिभाषा लिख दीजिएगा, नेटवर्क ठोस अधात्विक परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंधन के बनने के कारण नेटवर्क ठोस का निर्माण होता है। मेरे तरफ से एक क्वेश्चन आपको, क्रिस्टलीय ठोस बहुत पुराना है, जल्दी फास्ट। ये नहीं कि भारी के चक्कर में हल्का हल्का परिभाषा ही भूल जाइए। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, जल्दी फास्ट का अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, जल्दी। इसको हम बोलते रवादार ठोस बोलते हैं, रवादार। इसको बोलते हैं हम लोग बेरवादार, बेरवादार, रवादार और बेरवादार। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, इसका एक एक एग्जाम्पल ध्यान सुनिएगा। क्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस कहा जाता है जिसके अणु और परमाणु एक समान व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस कहा जाता है जो ग्रीक शब्द अमोर्फस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? आकृतिहीन। क्रिस्टलीय में आपका आता है धातु वगैरह सब, अक्रिस्टलीय में आता है आपका प्लास्टिक, रबड़ और कांच, प्लास्टिक, रबड़ और कांच। और क्या क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ प्रास व्यवस्था पाया जाता है, दीर्घ प्रास। और अक्रिस्टलीय में पाया जाता है लघु प्रास व्यवस्था। और क्या क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है विषम देशिक प्रवृत्ति, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है समदेशिक प्रवृत्ति। एक क्वेश्चन और मेरी तरफ से, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? जल्दी फास्ट कमेंट में, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? जल्दी कमेंट में सर। बस एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन और। कांच को अक्रिस्टलीय अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? तो ध्यान सुनिएगा,
कांच आपका ओक्रिस्टलीय ठोस है। कांच कैसा है? ओक्रिस्टलीय ठोस। तो ओक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं में बहाव की प्रवृत्ति आ जाती है, जिसके कारण कांच को अतिस्थिति द्रव्य कहा जाता है। आगे बढ़े, अगला काफी मजेदार टॉपिक है। समुद्र के अंदर गोताखोर श्वसन यंत्रों में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को क्यों मिलाते हैं? हीलियम गैस को जो गोताखोर होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर को पीछे बांधकर समुद्र के अंदर जाते हैं, तो अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर में हीलियम गैस को मिलाते हैं। ऐसा क्यों? जल्दी फास्ट कमेंट में बोलिएगा। क्योंकि हीलियम अक्रिय गैस होता है, यह आपके रक्त से अभिक्रिया नहीं करता है। हीलियम अक्रिय गैस होते हैं जो आपके रक्त से अभिक्रिया नहीं करता है। मेरे तरफ से यहां एक क्वेश्चन, हाइड्रोजन आयोडाइड, जल्दी, हाइड्रोजन फ्लोराइड के तुलना में परवल अम्ल है क्यों? हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के तुलना में परवल अम्ल है क्यों? ये आपका क्या है? परवल अम्ल। ये क्या है? इसकी तुलना में क्या है? दुर्बल अम्ल है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के तुलना में दुर्बल अम्ल क्या? जल्दी लास्ट क्वेश्चन ऑफ चाहो अंतिम। हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के तुलना में परवल अम्ल है क्यों? जल्दी फास्ट, जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड एक परवल अम्ल है हाइड्रोजन फ्लोराइड के तुलना में, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड का वियोजन इंथैल्पी दुर्बल होता है या बंधन इंथैल्पी कम होता है। हाइड्रोजन आयोडाइड एक परवल अम्ल है क्योंकि इसका वियोजन इंथैल्पी का मान कम होता है, यह आसानी से टूटकर H+ दे सकता है, और जो जितना जल्दी H+ देगा उतना वो परवल अम्ल होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड एक परवल अम्ल है क्योंकि इसका वियोजन इंथैल्पी का मान कम होता है। देखिए अम्लीय गुण आपका यही था, HCl HF। फिर कल बाहर आई अंटी, P ब्लॉक के किसी भी वर्ग के हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आने पर अम्लीय गुण में वृद्धि होता है क्योंकि वियोजन इंथैल्पी का मान घटता है। जो जितना जल्दी हाइड्रोजन आयन का त्याग करेगा उतना वो परवल अम्ल होता है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ओजोन विरंजक का गुण होता है। ओजोन विरंजक का कार्य क्यों करता है? ओजोन होता है, एक आपका क्लोरीन होता है। ओजोन और क्लोरीन विरंजक जो रंगीन को रंगहीन कर देता है। जल्दी फास्ट, ओजोन विरंजक का कार्य करता है क्यों या क्लोरीन क्यों? तो ध्यान दीजिएगा, ओजोन नवजात ऑक्सीजन देता है, ये आपका है नवजात ऑक्सीजन। ओजोन नवजात ऑक्सीजन देता है और ये नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है, ठीक उसी प्रकार क्लोरीन भी रंग को उड़ाने का कार्य करता है। क्लोरीन को जब जल में मिलाया जाता है तो ये भी नवजात ऑक्सीजन देता है और नवजात ऑक्सीजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देता है। इसीलिए आपका ओजोन और क्लोरीन विरंजक का कार्य करता है। आई होप आपसे आशा है इस वीडियो को जितना मेहनत करके हम पढ़ाएं शुरू से अंत तक उसका फायदा आपको कुछ हुआ हो। सर इसका लगभग क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में हर बार रिपीट करता है, हर जगह हम क्वेश्चन को डबल किए हैं, फिर भी इसका हम एक पार्ट 2 लेकर आपके लिए आएंगे। बस आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे और प्रत्येक वीडियो में कोशिश करेंगे इससे कुछ बेहतर देने का। बस सर मन में एक ही संकल्प हो, अपने आज के रिकॉर्ड को कल तोड़ना है, अपने आज के रिकॉर्ड को कल तोड़ना है। दुनिया से सर कोई मतलब नहीं है, बस अपना मतलब रखिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा। बस अपने आप में परिवर्तन लाइए, दुनिया को हम बदल नहीं सकते हैं और हम अपने आप को बदलेंगे दुनिया अपने आप बदल जाएगा। अगर कोई आपको छोड़कर चला गया, हमारे क्लास में भी होते हैं सर, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं चले जाते हैं, सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं सर, तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है, जानते हमारे अंदर कुछ त्रुटि होगा तो आज हमको छोड़कर गया है, तो उसके पीछे नहीं भागेंगे,
सर अपने आप को परिवर्तन लाएंगे, देखेंगे हम में क्या कमी है जो स्टूडेंट को अच्छा नहीं लग रहा है, ये कोई छोड़कर चला जाए टेंशन मत लीजिए, अपने आप के अंदर एक कमी को देखिए, उस कमी को दूर कीजिए, देखिए दुनिया आपके पीछे आएगी। ये बुद्धा ब्रांड का आपसे वादा है, परिवर्तन अपने आप में लाइए। दुनिया को हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जिसका जो नेचर है वो रहेगा ही रहेगा सर, लेकिन अपने आप को बदलिए, अपने स्टडी स्टाइल को चेंज कीजिए। देखिए एक दिन जरूर जगमगाता सितारा बनकर उभरेंगे, बीत गई सो बात गई, मानो वह एक सितारा था। अपना भी एक दिन आएगा जब हम चांद बनकर हम भी चमकेंगे और सूर्य बनकर दिन में निखरेंगे। आई होप आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।